Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing great, superb and also healthy, because that is most important. What exactly we are going to cover in this video? We are going to start with CA Intermediate 2024 Audit Regular Batch, और ये उस बैच का पहला डेमो लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको मतलब किन बच्चों को इस वीडियो को देखना चाहिए? नंबर 1, अगर आप सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हो, ओके। दूसरा, अगर आपका अटेम्प्ट कब है? मई 2024 में आपका अटेम्प्ट है, मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये आपका अटेम्प्ट है। उसके साथ साथ अगर आप ऑडिट की क्लासेस ढूंढ रहे हो, रेगुलर बैच ढूंढ रहे हो, तो ये डेमो आपको देखना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ आप सीए इंटर के बच्चे हो, आपका अटेम्प्ट भी मई 2024 में है और आपने सोचा है कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूंगा ऑडिट की। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑल्दो इंटर की लेवल पे ऑडिट की सेल्फ स्टडी एक रिस्की अप्रोच है। इसका रीज़न ये है, आपके लिए ऑडिट बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है, राइट। एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको इन डेप्थ नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ स्टडी करके आप मार्क्स ले सकते हो, आप एग्जाम्शन भी सिक्योर कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आई थिंक यू शुड टेक द रेगुलर क्लासेस। फाइनल में जाके आप फिर भी सोच सकते हो कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या फिर मैं फास्ट ट्रैक बैच ले लेता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी भी अगर मैं फाइनल की लेवल की बात करूँ तो 50 to 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ सीए फाइनल ऑल्सो इज ऑफ स्टैंडर्ड्स, राइट। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको नहीं पता होगा, लेकिन फाइनल वाले बच्चे को पता होगा कि एसएस क्या होते हैं। वो आपके लिए, वो आपसे कंसेप्ट की क्लैरिटी मांगते हैं, राइट। सो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी इंटर लेवल से ही बनना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्क्स लो, आप एग्जाम्शन लो, लेकिन आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेकर भी चलो। और जब आप सीए बन भी जाओगे ना, उसके बाद भी ऑडिट एश्योरेंस, ये जो फील्ड है, 60 to 70% ऑफ जॉब्स जो एक सीए को ऑफर होती हैं वो इसी फील्ड में ऑफर होती हैं। तो इस सब्जेक्ट को, भले ही ये थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है, एग्जाम्पल्स ले लेकर पढ़ना है, कंसेप्ट को समझ कर पढ़ना चाहिए। इस वजह से स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस करके बोल रही हूँ इंटर वाले बच्चों के लिए, एक बार तो एटलीस्ट जब वो अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं, क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब मैं कहाँ पे थी? मैं कह रही थी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्लानिंग है, अपनी अपनी सिचुएशंस भी हैं, ठीक है। तो वो सेल्फ स्टडी का बच्चा भी इन क्लासेस को रेफर कर सकता है। जितने भी ओपन लेक्चर्स होंगे, कम से कम 9-10 ओपन लेक्चर्स तो होने ही वाले हैं, राइट। क्योंकि 4-5 क्लासेस तो मेरी फाउंडेशन में ही निकल जाएंगी। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन लेवल नहीं, आपकी ऑडिट की फाउंडेशन। ये क्या चीज़ है, अब ये भी सुन लो। अभी ऑडिट के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे आप जब इंटरमीडिएट में आते हो, इनफैक्ट फाउंडेशन में भी, आपको पहले से अकाउंट्स की नॉलेज होती है, राइट। आपने +1 में अकाउंट्स पढ़ा है, +2 में अकाउंट्स पढ़ा है, आपको पता है डेबिट क्या है, आपको पता है क्रेडिट क्या है, आपको पता है इनकम क्या है, आपको पता है एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, राइट। तो आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको अकाउंट्स की ABCDE ये सारी चीज़ें पहले से आते हैं, राइट। और आप सिर्फ इस लेवल पे आके अकाउंट्स के कंसेप्ट समझना शुरू करते हो। लेकिन जब बात ऑडिट की आती है तो ऑडिट की आपको ABCDE नहीं आती। आपके लिए ऑडिट बिल्कुल एक कंप्लीटली क्या है, एक नया सब्जेक्ट है। और होता ऐसा है कि अगर मैं आपको सीधा चैप्टर शुरू कराऊं बिना आपको ABCDE सिखाए, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट एक नाइटमेयर बन जाएगा। आप पूछ सकते हो अपने सीनियर से कि ज़्यादातर बच्चे इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, ठीक है। रीज़न सबके अलग अलग है, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को याद नहीं होता, किसी को इस सब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर कोर्स में होने का पर्पस ही नहीं समझ में आता, क्योंकि उनको ये सब्जेक्ट ही इतना बोरिंग लगता है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब आप अपना सिलेबस शुरू करो तो सबसे पहले सिलेबस में एंटर करने से पहले हम ऑडिट की फाउंडेशन को बना के चलें, राइट। ऑडिट की फाउंडेशन में है क्या? बेसिकली एक 5 स्टेप मॉडल है, 5 स्टेप मॉडल है,
जिसके अंदर मैंने क्या कोशिश करी है कि एक तो आपको बिल्कुल रटा दिया जाए, मतलब बिल्कुल 100% कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको समझा दिया जाए कि ऑडिट चीज क्या है, ये सब्जेक्ट है क्या। दूसरा, आपको फ्लो ऑफ ऑडिट समझने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों पे आप अभी फोकस मत करो, जब आप इन डेमो लेक्चर्स को देखना शुरू करोगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। फ्लो ऑफ ऑडिट मतलब कि आपके ये जो सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे कैसे आपके चैप्टर्स को कवर करेंगे अलोंग विद जो आपका रियल लाइफ में ऑडिट का फ्लो होता है, उन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग करके, इंटीग्रेशन करके मैंने वहाँ पे उस चीज़ को कवर किया है। तीसरी चीज़ जो जान है इस ऑडिट फाउंडेशन की, वो क्या है, वो है आपकी ऑडिट के कीवर्ड्स, ठीक है। ऑडिट के कीवर्ड्स मतलब ये आपके ऑडिट के वो वर्ड्स हैं जो आपके ऑडिट के कंसेप्ट के अंदर बार बार यूज होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने उन कीवर्ड्स को पहले से ही अलग से निकाल लिया है, ताकि जब हम आपका सिलेबस शुरू करें उस टाइम पे हमें इन वर्ड्स की पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे इन फाउंडेशन क्लासेस में हम आपके कीवर्ड्स का एक जेनरिक मतलब डिस्कस करेंगे कि ऑडिट में उसका मतलब है क्या। यहाँ पे हम टाइम लगाएंगे फाउंडेशन क्लासेस में, ताकि जब ये वर्ड्स आपके कंसेप्ट के अंदर आए, ये वर्ड कंसेप्ट के अंदर कैसे आएंगे, एक सेंटेंस होगी, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये वर्ड होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगाना है, हमें टाइम लगाना है कंसेप्ट को समझने पे, ना कि उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर फोकस करने पे। हम समझेंगे उस वर्ड का मतलब वहाँ पे भी, लेकिन इस वर्ड का मतलब आपके हर एक कंसेप्ट में डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन फाउंडेशन क्लासेस को बहुत ध्यान से अच्छे से लगाना है। यहाँ पे आपका लिखने का काम कुछ नहीं होगा एग्जाम में, ऐसा जो हम फाउंडेशन क्लासेस में सीखेंगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलती हूँ, जो पूरा का पूरा आपका ऑडिट सब्जेक्ट है उसका 30 to 40% ऑफ दिस सिलेबस विल बी कवर्ड हियर, ठीक है। मतलब आप फाउंडेशन क्लासेस में ही अपना 30 से लेकर 40% ऑफ ऑडिट खत्म कर लोगे। और आपको ये चीज रियलाइज्ड कब होगी, जब आप अपना सिलेबस शुरू करोगे, ठीक है। तो इतनी डिस्कशन आई थिंक काफी है आपकी फाउंडेशन इस क्लासेस के लिए। बस आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है कि ऑडिट फाउंडेशन क्या, बस आपको ये सोचना है कि आपका बैच शुरू हो गया है और आपके लेक्चर्स चल रही हैं, तो जैसे जैसे मैं कराऊंगी आपको वैसे वैसे ही करते जाना है, राइट। आज की इस पर्टिकुलर जब ये पूरी डिस्कशन खत्म हो जाएगी, बैच क्या है, कैसे आप बाय कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके साथ ही एक क्लिप अटैच होगी डेमो लेक्चर नंबर 1 की, यहाँ से आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। ओके, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है और आपकी लेक्चर नंबर 1 भी इन्वॉल्व है। जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस होंगी हमारी वो कितनी होंगी, मैक्सिमम 1.5 आवर्स। इससे ज़्यादा मैं खुद बहुत ज़्यादा एनर्जी से नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि एक ड्रॉप आता है एनर्जी में एक टाइम के बाद, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पे कम एनर्जी इन्वॉल्व है आपके टीचर की, वहाँ पे आपके टीचर को पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले ही बच्चों को बोरिंग लगता है और बिना एनर्जी के अगर आप पढ़ाओगे तो सामने वाले बच्चा जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, उसकी एनर्जी और डाउन होगी। तो 1.5 आवर्स मैक्सिमम है जो आपकी क्लास का होगा, इससे छोटी क्लासेस भी कभी कभी हो सकती हैं। और अभी आपके अटेम्प्ट को बहुत टाइम है, ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, और वो भी सीए इंटर के, तो ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस है ही नहीं। आप बोल लोगे कि कितना सिलेबस है, तो आपका टोटल सिलेबस है, ये आपके इंस्टीट्यूट की बुक है, ठीक है। हम आपके सिलेबस से हाय हेलो जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस है उसमें कवर करेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले सकते हो कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके। टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं, या ये पहले भी कवर किया हुआ कहीं पे, ये क्या है आपके टोटल 11 चैप्टर्स है। और अगर मैं इस सिलेबस को फाइनल की लेवल से कवर करूं तो वहाँ पे आपके टोटल 19 चैप्टर हैं, तो ऑलमोस्ट फाइनल का सिलेबस इंटर से डबल सिलेबस है, ठीक है। और अभी फाइनल के सिलेबस में चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंटर को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। तुम्हारा फोकस पेपर को पास करने पे होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग पे भी उतना ही होना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे लिटरली पास हो जाते हैं, एग्जम्पशन भी आ जाती है, उनको ऑडिट समझ में ही नहीं आती है,
उनको स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा क्या है उनको समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। सो योर अप्रोच शुड बी कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग पहले लेनी है, उसके बाद तुम्हें कंटेंट को लर्न करना है, फिर उसकी राइटिंग पे जाना है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट का अप्रोच होना चाहिए, ना कि उल्टा, ठीक है, कि पहले मैं सीख लूं कि कैसे मेरे को आंसर लिखना है, फिर उसके बाद मैं ये याद करूं, फिर आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करते, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे तो समझते ही नहीं है। ओके, तो आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होंगे? 11 आपके चैप्टर्स होंगे। ये आपका ऑडिट का पेपर नंबर 5 है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप क्लासेस लेने का सोच रहे हो। टोटल कितने नंबर का पेपर आपको आता है? 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू का पोर्शन है, ठीक है। 70 मार्क्स में से भी 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं इंटर के लेवल पे। आपको नहीं देखना है क्या 70 मार्क्स है, क्या आपके 30 मार्क्स है, आपको क्या देखना है कि 100 नंबर की ऑडिट है। क्या है? 100 नंबर की ऑडिट है, और इन 100 नंबर को कंप्लीट करने के लिए आपको भी अपना 100% देना है। यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, राइट? ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट बाद में जाकर आपके लिए हॉन्टिंग ना हो जाए, तो आपको बिगिनिंग से ही बहुत ध्यान से ऑडिट को पढ़ना है। जितनी रिस्पेक्ट ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है, उतनी रिस्पेक्ट आपको इस सब्जेक्ट को देनी है। फाइनल तक आप थैंक यू बोलोगे अगर आपने अभी इस सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दी अपने आप को, ओके, और आपको इसकी रेलिवेंस फाइनल में जाके समझ में आएगी। नहीं तो अगर आपको अभी समझनी है तो अपने सीनियर को पकड़ो और पूछो ऑडिट उसको कैसा लगता है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये कितने मार्क्स का आपका ऑडिट है? 100 नंबर का है, तो हमें 100 नंबर कंप्लीट करने हैं। ओके, कहाँ से मैं कवर कराने वाली हूँ? तो आई एम गोइंग टू यूज माई मटीरियल। ये आपको बुक है, अगर आप क्लासेस बाय करते हो तो ऐसी कुछ आपको बुक मिलेगी। बहुत ही सिंपल सी बुक है, बिल्कुल प्लेन, मतलब प्लेन इन द सेंस कि मैंने कोई भी कीवर्ड हाईलाइट नहीं किया है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप हाईलाइटर्स रखोगे अपने साथ, ठीक है, अपनी मन पसंदीदा जो भी आपका कलर है, आप उस कलर के हाईलाइटर अपने पास रखोगे और कीवर्ड्स को खुद हाईलाइट करोगे। ओके, उसके साथ साथ आपके पास कलर पेन होनी चाहिए। ये मेरे पास पर्पल कलर का पेन है, आप कोई भी कलर का पेन यूज कर सकते हो, राइट? तो 2-3 कलर के पेन होनी चाहिए, ताकि जब मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ, इस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो उस टाइम पे जहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ तो आप भी एग्जाम्पल लिख सको, या मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ और आपको लगता है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो मैं बाद में जाकर भूल जाऊँगा, क्योंकि क्लासेस तुम आज ले रहे हो, पेपर मई में है, ठीक है। तो उस केस में यू हैव टू बी रेडी कि आपके पास मटेरियल हो कि बाद में आप रिकॉल कर सको, ठीक है। आपको स्टिकी नोट्स रखने हैं अपने साथ में, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है तो आप स्टिकी नोट्स यूज करोगे। ओके, हम पढ़ाई कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मैं डायरेक्ट आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी, कभी भी बुक से हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगी, ऑल तो आपको पता ही लग जाएगा जब आप अपनी पहली क्लास लगाओगे, ठीक है। तो जब हम चैप्टर कवर करेंगे तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद जब आपका बिल्कुल कंफर्ट आ जाएगा उस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद इस बुक के अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक लाइन को उठा उठा के पढ़ेंगे, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको आपको हाईलाइट करना है, राइट? जो चीज का मतलब आपको नहीं पता तो कलर पेन यूज करके उस चीज का, उस वर्ड का मतलब उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये बुक तो पहले से ही पर्पल कलर की है, इसमें और क्या रंग भर सकते हैं? तो जब आप बैच बाय करोगे आपके पास ऑप्शन होगा, आप कलर बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। एडवाइजेबल यही है कि ब्लैक एंड व्हाइट ही ऑर्डर करना। एक तो कॉस्ट प्रिंटिंग की इसमें आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में कम है, तो कोर्स की कॉस्ट भी कम है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट? उसके साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट बुक जब आप ऑर्डर करते हो, जब आप उसमें खुद के कलर भरते हो, तो वो बुक देखने में सुंदर लगते हैं और आपको अपनी जैसी फीलिंग आती है। अगर मैं इसी को पहले ही खुद ही कलर करके कीवर्ड्स हाईलाइट करके दे दूं, तो आपकी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ पहले से ऐसे हाईलाइटेड है, राइट? ऐसे नहीं, हाईलाइट ही कर देते हैं, पहले से कोई चीज़ ऐसे हाईलाइटेड है, ओके।
एक चीज आप खुद अपने कलर से हाईलाइट कर रहे हो तो आपकी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है जो उसको कैप्चर करती है जो वर्ड आपने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स होती है जिसको आपको यूज़ करना पड़ता है पढ़ते वक्त। इसीलिए जब भी कोई अगर आपको टीचर की भी आप बुक बाय करो तो प्रेफर यही करना कि बहुत ही सिंपल बुक हो, क्योंकि सिंपल बुक को अगर कॉम्प्लिकेटेड करना है, जैसे सजाना है, तुम्हें खुद सजाना चाहिए। ओके, सो ये बात होगी आपकी बुक की। इसके साथ साथ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा क्लासेस का, कि ये पूरी की पूरी बुक आपकी आईसीआई के सिलेबस की बुक है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो आपकी बुक में है और जो यहाँ नहीं है, राइट। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं साथ में कवर करवा के चलूँगी वो है आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये तो ये भी मटेरियल आपको मिलेगा। ये क्या सीन है, सुनते जाओ। जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसके कंसेप्ट तो यहाँ पे आ गए इस पर्टिकुलर बुक में, लेकिन आपने अगर अभी मई 2024 का मटेरियल देखा हो तो आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग उसमें इनकॉर्पोरेट करी हैं, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारे उसमें एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज़ हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। और बच्चों का एक अप्रोच ऐसा होता है जब वो ऑडिट को पढ़ते हैं कि पहले वो कंसेप्ट पढ़ते हैं और एग्जाम से पहले वो क्वेश्चंस पे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बेयर मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, बेयर मिनिमम हम ये कर सकते हैं जो मुझे करना भी चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमें इंस्टीट्यूट के पेपर को कवर करना है। तो इंस्टीट्यूट ने आपको जो भी मटीरियल दिया है उस मटीरियल को हमें 360 डिग्री कवर करना चाहिए, राइट। तब आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, तब आप इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट तो इस बुक से कवर हो जाएंगे, लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूट ने ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी है ना, वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, राइट। आप इसका प्रिंट लेके रख सकते हो अपने आप से। ओके, इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में जो भी आपके इंस्टीट्यूट की चैप्टर वाइज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, एमसीक्यूज, एग्जांपल्स, बैक एक्सरसाइज, केस स्टडीज, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी, और इनको भी क्लास के अंदर कराना मेरा ही ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो हम कैसे पढ़ेंगे क्लास के अंदर, पहले टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम आपके नोट्स में आकर उसकी हम एक एक लाइन की कंसेप्ट की क्लैरिटी लेंगे। ओके, ऐसे करके जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक चार्ट देंगे। ठीक है, ये चार्ट भी आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में। ओके, आपको क्या करना है, इस पीडीएफ से हैंड रिटन चार्ट्स बनाने हैं, अपने खुद से बनाने हैं। यस, खुद से बनाने हैं। ठीक है, क्या आप नहीं दोगे? यस, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इट। बल्कि मैं भी हैंड रिटन ही बना रही हूँ, मेरी खुद की राइटिंग में नहीं है, किसी और से लिखवा रही हूँ। लेकिन वो चार्ट आपको कब मिलेंगे? जब बैच खत्म हो जाएगा, वो चार्ट रेडी हो जाएंगे। लेकिन जो चार्ट हम वो बनेंगे, चार्ट वो इन्हीं डिजिटल चार्ट से बनने हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिजिटल चार्ट दे दूंगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उस चार्ट को आपने एक चार्ट बुक लगा लेनी है। आप ड्राइंग बुक भी लगा सकते हो, एक नॉर्मल प्लेन हॉरिजॉन्टल वे में आप अपनी बुक के ऊपर चार्ट्स भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट ही आपको हेल्प करेंगे जब आपका एग्जाम होगा 1 डे बिफोर में। आपके पास ऑडिट के 1 डे बिफोर के नोट्स भी होने चाहिए। यही चार्ट्स हैं जो आपको बार बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे, फिर हम चैप्टर में जाके आपके कंसेप्ट की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। उसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चार्ट से रिवीजन करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारा हमारा अप्रोच रहेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगी हर एक क्लास में। आपको अगली क्लास देखने से पहले उस होमवर्क को करके आना है। इतना बेयर मिनिमम होमवर्क आपको करना है। होमवर्क के साथ साथ जो हमारा क्लास में हमने जो भी पढ़ा होगा उसको रिवाइज करके आना है। फाउंडेशन क्लासेस में ऐसा सच आपको रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद ही इतना बोलूँगी फाउंडेशन क्लासेस में एक चीज़ को बार बार कि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। लेकिन जब हम आपके चैप्टर्स के अंदर जाएंगे देन आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, एंड दैट इज़ कि आप एक तो रिवाइज करो, ऊपर से अपना होमवर्क करके आओ। मैं होमवर्क कुछ भी दे सकती हूँ, कभी कभी नहीं भी दूंगी, लेकिन अगर आपको होमवर्क मिला है तो आपको होमवर्क करके आना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आ जाते हैं कि
क्या आपको मिलने वाला है ये मैं बता चुकी हूँ। आपको एक मेन बुक मिलेगी एज पर आईसीआई का मॉड्यूल, चार्ट बुक मिलेगी, अभी डिजिटल चार्ट मिलेंगे, आप खुद अपनी चार्ट बुक बना सकते हो। आपको बाद में बैच खत्म होने के बाद एक चार्ट बुक मिल जाएगी, लेकिन एडवाइजेबल क्या है कि आप खुद का ही बनाओ। ओके उसके साथ साथ आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल का जो पीडीएफ है, मैंने बोला आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा, आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो और आपको निकलवाना भी चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, साथ साथ में ही करने चाहिए। आई डोंट नो कि कोई टीचर करवाता है क्वेश्चंस एट प्रेजेंट या नहीं, बट मैं करवा रही हूँ। ओके क्योंकि बाद में आकर बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चनर की क्लास ले लो, क्वेश्चनर की क्लास ले लो, क्वेश्चनर की क्लास ले लो, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो। तो बेयर मिनिमम क्या है? बेयर मिनिमम ये है कि इतना तो हम क्लासेस के साथ करके ही चले जो आपका इंस्टीट्यूट दे रहा है, उन केस स्टडीज को तो डिस्कस करके ही चले जो आपका इंस्टीट्यूट दे रहा है, उन टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को तो डिस्कस करके ही चले जो आपका इंस्टीट्यूट दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, सजेस्टेड आंसर्स है, यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यू विल गेट दोज वीडियोस एज वेल। लेटर ऑन अगर मुझे लगा कि किसी फॉर्म में वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जा सकते हैं तो क्वेश्चंस भी अवेलेबल करा देंगे, लेकिन मैं आपको जो मिल रहा है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं छोड़ना है किसी भी एंगल से। ओके तो आपका भी मेन फोकस इंस्टीट्यूट की मटेरियल के ऊपर ही होना चाहिए। ओके जी, फिर आगे फ्लो क्या होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम फाउंडेशन क्लासेस कवर करेंगे ऑडिट की, आपकी फाउंडेशन बिल्ड करवाएंगे, हाई हेलो कराएंगे आपकी सब्जेक्ट से, हाई हेलो कराएंगे आपके सिलेबस से। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत देर तक, इनफैक्ट एक क्लास में तो हम सिर्फ ऑडिट को ही समझेंगे, ऑडिट की डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, ऑडिट क्यों आपको करानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो हम फाउंडेशन क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, और फाउंडेशन क्लासेस का जो 5 स्टेप मॉडल है, उसका जो स्टेप नंबर 5 है, उसमें जो आपके की वर्ड्स है ना ऑडिट के, वो हमें डिस्कस करते हैं। राइट, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला अभी, ऑडिट की जो एक मेन प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब आप पढ़ाई करने आते हो ना ऑडिट में, जब आप पढ़ाई करने आते हो ऑडिट में, तो अकाउंट्स का क्या सीन है कि आपने +1 +2 में अकाउंट्स करी है तो आपको पता है कि इनकम क्या है ना, एक्सपेंडिचर क्या है एंड एसेट लाइबिलिटी क्या है, तो आपको पता होता है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो। लेकिन जब आप ऑडिट पढ़ने लगते हो और अगर आपको फाउंडेशन ना बनवाई जाए और आप सीधा चैप्टर करना शुरू करो, तो जब आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस फाउंडेशन क्लासेस। कोई भी बच्चा इन फाउंडेशन क्लासेस को कर सकता है, फाइनल का बच्चा भी कर सकता है। इनफैक्ट जब भी मैं अपना फाइनल का बैच दूंगी उस टाइम पे भी ये क्लासेस उस बैच के साथ दूंगी। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन की क्लासेस। ठीक है जी, उसके साथ साथ ये बता चुकी हूँ, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा चार्ट की रिविजन्स करेंगे और आपके स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इंक्लूडिंग योर MCQs, योर केस स्टडीज, जो भी क्वेश्चन आपकी SM में है, वो सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके इंस्टीट्यूट ने जो भी आपको मटीरियल दिया है उसका 360 डिग्री कवरेज आपको करानी। ठीक है, एक क्लास 1.5 घंटे से ज़्यादा की नहीं होगी ऑडिट की, क्योंकि इतना ही आप ऑडिट को ले सकते हो। स्पेशली जब मैं क्लास लूँगी तो देखो मैं एग्जांपल्स दूंगी बहुत सारे अनडाउटली। ठीक है, अगर आपको इस सब्जेक्ट को समझना है, नॉलेज लेनी है, तो आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए, लेकिन मैं कोई भी आलतू फालतू एग्जांपल्स नहीं दूंगी। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स यूज़ करते हैं फ़नी एग्जांपल्स, बहुत सारे टीचर्स यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स, बट मैं अवॉइड करूंगी ऐसे एग्जाम्पल्स यूज करना अनलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों मैम? वो आपको अभी इजी लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, बट जब आप ऑडिट पढ़ने लगोगे तो आपके लिए रिलेट कर पाना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्निकल वर्ड्स ही मैं यूज करूं, ये मेरा मोटो रहेगा, ताकि आपके दिमाग को भी वैसी ही आदत पड़ जाए वर्ड्स को सुनने की। आपको वर्ड्स वैसे ही याद रहेंगे जैसे मैं आपको याद कराऊंगी। अगर मैं बार बार क्लास में बोल रही हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये ऐसे वैसे कोई कहानियां सुना रही हूँ और फिर मैं आपको बोल रही हूँ अब ऑडिट को इससे रिलेट करो, तो आपके लिए 2 काम हो जाएंगे।
एक ऑडिट को समझना, ऑडिट के टेक्निकल वर्ड्स को याद करना, एक उन वर्ड्स को याद करना, ठीक है। तो हम एक ही काम करेंगे, हम लेवल ऐसे कर सकते हैं कि पहले स्मॉल लेवल से हम शुरू करें, फिर धीरे 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 उन टेक्निकल वर्ड्स की हायर लेवल तक जाएं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स बहुत सारे दूंगी आपको, किसी किसी मोमेंट पे आपका दिमाग खराब होता भी नजर आ सकता है कि यार ये क्या हो रहा है क्लास में। ऑल्दो मैं कभी भी एकदम से हाई लेवल पे जंप नहीं करती, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी रिवीजन क्लासेस देखी है देन यू मस्ट नो कि मैं रिवीजन क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकती हूँ, तो रेगुलर क्लासेस में तो ऑब्वियसली मैं कवर करूँगी, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि 80 आवर्स से ज़्यादा ये बैच नहीं होना चाहिए, बट 20 घंटे आप ऊपर से पकड़ के चलो, क्योंकि हो सकता है राइट कोई भी चीज़ कई बार क्लास में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास ये बैच चलेगा। आप चिल होकर क्लास देखो ऑडिट की, 1-1.5 घंटा कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है इंटर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप भी तो आपकी मोस्ट ऑफ जो भी आप हो आपकी क्या है अभी इंटर्नशिप भी नहीं चल रही, तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तो 1.5 घंटा अगर आप इस सब्जेक्ट को दोगे तो मुझे नहीं लगता 1.5 घंटा क्लास को और आधा घंटा खुद रिवाइज करने को, तो 2 घंटे अगर आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो अभी आप आराम से इस बैच को कवर कर सकते हो, ओके। तो ये मैं ये भी बता चुकी हूँ कि आउट ऑफ द टोटल क्लासेस 5-6 क्लासेस आपकी फाउंडेशन की क्लासेस होंगी। डाउट सॉल्विंग, हाँ ये आप व्हाट्सएप के थ्रू यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आपको कोई डाउट है, बैच से रिलेटेड भी कोई डाउट है, तो भी आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है उसके ऊपर भी इंसर्टेड है। तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर है, तो आपको कोई डाउट पूछनी है आप वॉइस नोट भेज सकते हो। एक और बात, आप क्लासेस के लिए रीच आउट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे, बट ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, ठीक है। तो आपका कोई और बंदा है वहाँ पे जो फ़ोन उठाता है, तो आप उससे क्लास रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना, क्योंकि एक दो बच्चे ने पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। उसने मुझे बताया कि मैम वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ पे रहती हैं, मैम ये करती है, आपको क्या लेना देना है मैम कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो आप ऑफिस आवर्स में ही फ़ोन करोगे, 9 to 5 मैक्सिमम 9 to 6 के बीच में ही फ़ोन करोगे, और रेलिवेंट क्वेश्चंस ही आप उनसे पूछोगे, वरना वो क्या करेगी, आप इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपका नंबर ही नहीं उठाएगी। कॉमन सेंस है ना, कोई बच्चा अगर आपको तंग कर रहा है तो वो सामने से वो नंबर देख के नंबर ही नहीं उठाएगी आपका, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम से बात करा दो, मैम से बात करनी क्यों है आपको, पहले आप रीज़न बताओ, क्या आपका रीज़न है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैम से बात करा दो, मैं आपकी फ्रेंड थोड़ी हूँ मैं जो आपसे चिट चैट करूँगी। So it's very important that you maintain that dignity as well. If you want to be respected, start giving the respect first. Okay? उसके बाद कहाँ से तुम ये क्लासेस बाय कर सकते हो, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से तुम ये क्लासेस बाय कर सकते हो। अभी के लिए सुनो, अभी के लिए वैसे ये क्लासेस वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगी, ठीक है। वेबसाइट अभी अंडर टेस्टिंग है और इसी वजह से ये बैच भी डिले हुआ है। मुझे ये था कि मैं वेबसाइट से ही शुरू करूं, लेकिन अभी ये अंडर टेस्टिंग है, इसमें चीज़ें रहती हैं, तो अभी इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अभी बैच बाय करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप आप करोगे, आप फ़ी पे करोगे, ठीक है। आपको जी ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी सारी की सारी। ये क्लासेस क्या अभी सारी की सारी रिकॉर्डेड है, आंसर इज नो, सारा बैच रिकॉर्डेड नहीं है। आपको रोज क्लासेस मिलेंगी, आपको बफर मिलेगा क्लासेस का, जैसे कि अभी कुछ तो मैं ओपन क्लासेस डालूंगी ही डालूंगी ना चैनल पे, हर रोज एक क्लास आएगी चैनल पे और आपको फॉलो अप करना है उस क्लास के साथ, आपको एक ही क्लास रोज देखनी है, ठीक है। तो जो आपकी ओपन क्लासेस हैं आप डेमो देखो, आराम से अपना दिमाग बनाओ, मेरा भी डेमो देखो, बाकी और टीचर्स का भी आप डेमो देखो, और डेमो देखने के बाद मेक योर माइंड, मेक योर माइंड, अपना दिमाग बनाओ कि तुम्हारे लिए क्या सूट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है जो सबके लिए सूट हो वो तुम्हारे लिए भी सूट हो, तुम पे भी सूट हो, राइट। तो पहले तुम एक इवेल्युएशन करना, क्योंकि जब तुम कोई कोर्स बाय करते हो तो तुम पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, पैसे से ज़्यादा एक सीए स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइम,
और अगर तुमने गलत जगह पे पैसा और अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो इश्यू होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होती है कि यार ये क्या हुआ, मेरे को तो चीज़ें समझ में ही नहीं आई। या कई बार ऐसा होता है जब तुम अपने पीयर्स से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो और किसी कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है, सडनली वो कुछ ऐसे कंसेप्ट का नाम ले देता है, तुम कहते हो हमारे टीचर ने तो ये कराया ही नहीं है, वो तो आधी अधूरी चीज़ें करा रहा है और वैसे बोल रहा है 60 घंटे में बैच खत्म, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू evaluation on your own, right? It is very important to have a tuning between a teacher and a student. इसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई टीचर कितना नामी टीचर है या कौन से इंस्टीट्यूट से आता है। आप समझो जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो वो टीचर आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन जो सबको समझ में आ रहा है या एक नाम बना हुआ है बट आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, बट आपको पीयर प्रेशर में बोलना पड़ता, हाँ समझ में तो मुझे आ ही रहा है क्योंकि टीचर अच्छा है, वो टीचर आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ ये कि अभी क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे को ये डेमो लेक्चर डालने से पहले ही व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं कि हाउ वी कैन बाय योर क्लासेस, वेयर वी कैन बाय योर क्लासेस। मैंने उनको भी बोला मैं डेमो डालूंगी चैनल पे तो ही आप क्लासेस बाय करने का सोचना, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड ये मेरा अभी वर्चुअल बैच है, ठीक है, जो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, मई 2024 का फर्स्ट बैच है। तो यू पीपल आर गोइंग टू बी माई ब्रांड एम्बेसडर, नो, यू आर गोइंग टू प्रमोट मी, नो। सो इफ यू आर गोइंग टू प्रमोट मी, सो मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे मेरे बारे में अच्छी बातें बोले तो ही तो और बच्चे आएंगे ना। तो उसके लिए इसीलिए मैं कह रही हूँ तब ही बाय करना अगर तुम्हें सूट होता है तो, अगर नहीं सूट होता है नहीं, अगर तुम्हें सूट नहीं हुआ तो तुम 4 बच्चों को और जाके आगे से बोलोगे कि टीचर अच्छी नहीं है। पर होता ऐसा है कि टीचर भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें सही होती है, बट तुम्हारा माइंड सेट वहाँ नहीं बैठता है, ठीक है। सो मेक योर राइट इवेल्युएशन एंड देन आप क्लासेस बाय करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। क्लासेस आप कैसे बाय कर सकते हो, व्हाट्सएप करना मुझे अभी के लिए, बाद में बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये सारा का सारा बैच वेबसाइट पे लिस्ट हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी होम सेक्शन ऑफ दिस चैनल के ऊपर इंसर्ट होगा। उसके साथ साथ वेबसाइट का लिंक और कहाँ पे आपको मिलेगा, वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के होम सेक्शन पे। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी फ्री मटेरियल आएगा यहीं पे ही आएगा सब कुछ, ठीक है जी। व्हाट्सएप करना आप मुझे, व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, वैसे तो नीचे टैगलाइन भी चलेगी, 8396976987, ठीक है। ये नंबर है और ये नंबर मेरा नहीं है, पहले बता रही हूँ, 8396976987, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप करना कि मुझे क्लासेस बाय करनी है, आपको गाइड कर दिया जाएगा आगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई और आपको कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है क्लासेस से रिलेटेड या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या जो भी है, व्हाट्सएप करना आप पहले, ठीक है जी। जब पूरा बैच खत्म हो जाएगा वेबसाइट पे भी कोर्स लिस्ट हो जाएगा, तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अभी मुझे इस बैच को बाय करना है, मैं रुक के बाय करूँ, आपकी मर्ज़ी है। अभी आप किसी और सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑडिट को ज़रूरी नहीं है अभी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट है इसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल, बट एनीवेज ये थ्योरी का सब्जेक्ट है तो आप इसको थोड़ा सा डिले भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका 3 महीने के राउंड आपका ये बैच चलेगा। चैनल पे पहले डेमो देखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही करना है आपको, चाहे कोई कितनी भी बड़ी एकेडमी हो सकता है उस एकेडमी के अंदर एक टीचर का नाम है, बाकी टीचर हैं सिर्फ एकेडमी के नाम की वजह से, ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मेक अ वेरी सब्जेक्टिव जजमेंट अबाउट इट, right? Be very vigilant about it. Coming back to fee is going to be 4200 for black and white book, and for colored it is going to be 4500 for inter, I'm saying, ठीक है। So this is what the fee is going to be. एडवाइजेबल बिल्कुल यही होगा कि सबसे पहले आप ब्लैक एंड वाइट ही बुक लो, यही मेरी एडवाइस है, यही बुक बेटर है, यही बुक बेस्ट है,
मटेरियल सेम ही है, प्रोफेशनल के बच्चे हो, आपको मैं उसके अंदर कार्टून बना दूँ, ये फालतू के डायग्राम्स बना दूँ, ये कर दूँ, कलर भर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी बुक को अपने हिसाब से रंगो, ठीक है। कीवर्ड्स आप खुद हाईलाइट करो, आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी को याद रहेगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द बैच। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो मैंने इसमें नहीं कवर करी है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कोई बच्चा तो अवेलेबल नहीं है, वर्चुअल बातें हैं जो मैं कर रही हूँ। तो अगर कोई ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको जाननी है, डाउट मैं बता चुकी हूँ आई थिंक, कि डाउट आप कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट्सएप के थ्रू यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, एनी टाइम। यू वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन ओवर फोन रिगार्डिंग सम डाउट्स, देन यू हैव टू टेल मी। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बट आपको समझ नहीं आ रही है, मैं वॉइस नोट भेजूंगी पहले वैसे तो, बट अगर आपको लगता है फिर भी नहीं समझ में आ रही है, तो उस केस में यू कैन कॉल मी एज वेल। लेकिन आप मुझे कॉल करोगे नहीं, पहले पहले आप व्हाट्सएप करोगे एंड देन आपको कॉल आ जाएगी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर बैच, इंट्रोडक्शन टू बैच। हाँ, ये क्लासेस आपको जी ड्राइव पे मिलेंगी, वैलिडिटी का कोई सीन नहीं है, ये अभी फर्स्ट टाइम के लिए सब जितना मन चाहे आप इन क्लासेस को देख सकते हो। ऑब्वियसली आप इनको लीक नहीं कर पाओगे, तो ये जी ड्राइव की फॉर्म में आपको क्लासेस मिलेंगी। अभी ऑन गोइंग बैच है, तो आपको सारी क्लासेस एक साथ नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे बैच रिकॉर्ड होता जाएगा, आपके जी ड्राइव पे जहाँ पे आपको एक्सेस दी गई है वहाँ पे क्लासेस आपको मिलती जाएंगी। जितनी आप ओपन क्लासेस है, पहले आप उन ओपन क्लासेस को देखो, उसके बाद आप बैच बाय करोगे तो वहाँ पे ये ओपन क्लासेस भी होंगी और उसके साथ साथ आपको बैच की भी क्लासेस मिलेंगी। बट फिर भी मैं कह रही हूँ एटलीस्ट 4-5 क्लासेस तो आप ओपन देखो ही देखो, ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू दिस बैच, और नाउ यू कैन स्टार्ट वॉचिंग योर डेमो लेक्चर नंबर 1, जो है आपकी ऑडिट की फाउंडेशन। इसके आगे मैंने क्लिप ऐड कर दी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all with lots of love, lots of heart, lots of gratitude और बहुत सारी एनर्जी के साथ to the first class of CA Inter Audit May 2024 and onwards। तो यहाँ से हम आपके मई 2024 का जो रेगुलर बैच है और उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट आएंगे उस बैच की शुरुआत कर रहे हैं, और ये उस बैच की फर्स्ट डेमो क्लास है। इस क्लास को देखने से पहले अगर आपका अटेम्प्ट मई 2024 या उसके बाद का अटेम्प्ट है, चैनल पे सेम प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि आपका सब्जेक्ट है क्या, आपको ऑडिट को पढ़ना कैसे है, इंस्टीट्यूट कैसे एग्जाम में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर, मेरा क्या अप्रोच होगा आपको पढ़ाने का, राइट। आप क्लासेस कैसे बाय कर सकते हो, आप डाउट कैसे पूछोगे अगर आप क्लासेस बाय करते हो, तो जो भी क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैंने वहां पे कवर करने की कोशिश करी है। तो इस क्लास को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लेना, राइट। जब आप उस वीडियो को देख लोगे उसके बाद आप इस डेमो में आओगे। ये डेमो आपका नंबर 1 है, मतलब डेमो नंबर 1 है, लेकिन अभी भी इस डेमो के अंदर मैं आपका सिलेबस नहीं शुरू करवाऊंगी। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे ऑडिट की फाउंडेशन। अब आप बोलोगे हम हैं तो इंटर लेवल में और आप करवा रहे हो हमें फाउंडेशन, तो मैं आपको ऑडिट की फाउंडेशन क्रिएट करवाऊंगी। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि ऑडिट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को ना सब्जेक्ट ही नहीं पता कि क्या है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपना अकाउंट्स पढ़ते हो या फाइनल में आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हो, इन सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होती है सबसे पहले कि डेबिट होता क्या है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद आपके ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं, उन ट्रायल बैलेंसेस से आपकी रिपोर्टिंग होती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो आपके लिए ये सारी चीजें नई नहीं होती, लेकिन जब इंटर लेवल पे स्पेसिफिकली एक बच्चा ऑडिट के सिलेबस को उठाता है, उसके लिए सारे के सारे वर्ड्स, हर एक चीज उस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। और अगर आप बिना फाउंडेशन क्रिएट करे, बिना सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लिए आप अगर अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करते हो, तो बाद में जाके ये सब्जेक्ट आपको इतना मुश्किल लगना शुरू होता है दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं आपके ग्रुप में वो ऑडिट में होते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है वो ऑडिट लगता है। सबसे कम रिजल्ट जिसका आता है वो ऑडिट है।
ठीक है। सो ऑडिट बहुत सारे बच्चों का एक नाइटमेयर है और ये नाइटमेयर खत्म हो सके यही मेरी कोशिश है। और इस वजह से भले ही मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे, मैं अपनी खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए भी ये काम कर रही हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा मेरी क्लास देख रहा है तो उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये क्या है, ये कैसे है, मेरे को तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये कितना मुश्किल है यार। ये चीज़ आपके लिए ना हो, इसी वजह से वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ ऑडिट फर्स्ट। राइट, फाउंडेशन में होगा क्या, लेट मी टेल यू। फाउंडेशन में हम एक 5 स्टेप मॉडल फॉलो करेंगे। 5 स्टेप मॉडल क्या होगा, सबसे पहले हम आपके इस ऑडिट के मतलब को समझेंगे कि ये ऑडिट है क्या। राइट, फाइनल के बच्चों को आती है ये चीज, लेकिन आपके लिए ये चीज नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि ऑडिट है क्या। जितनी अच्छी आपकी इंटर की ऑडिट होगी उतना ही इजी आपके लिए फाइनल का सफर होगा। लेट मी टेल यू, फाइनल लेवल पे आपका जो ऑडिट का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और फाइनल लेवल पे चीजें थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल हैं। तो बहुत ध्यान से आपको इस सब्जेक्ट को सुनना है। जितनी रिस्पेक्ट ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है, आपको उतनी रिस्पेक्ट इस सब्जेक्ट को देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फाउंडेशन में हम सीखेंगे कि ऑडिट है क्या। ठीक है, जब हम इस स्टेप को कवर कर लेंगे उसके बाद विल मूव टू द सेकंड स्टेप, जहां पे दोबारा से फिर हम ऑडिट को समझेंगे कि ये ऑडिट है क्या। इस इंट्रोडक्शन टू ऑडिट में जो आपके इंस्टीट्यूट ने ऑडिट की डेफिनेशन दी है, उस ऑडिट की डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि ऑडिट की डेफिनेशन ही ऑडिट है। कैसे है, जब हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तब हम वहां पे बात करेंगे। जब स्टेप नंबर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद विल गो टू द स्टेप नंबर 3, और इस स्टेप में हम सीखेंगे कि आपको ऑडिट करनी कैसे है। और इसी स्टेप में हम आपकी हाई हेलो करेंगे आपके सिलेबस के चैप्टर्स के साथ। राइट, जब स्टेप नंबर 3 खत्म हो जाएगा उसके बाद विल गो टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में फिर हम सीखेंगे ऑडिट का फ्लो, कि जब भी आप ऑडिट करोगे, अभी आपके लिए ऑडिट बिल्कुल नया है लेकिन आपको ऑडिट करनी है, अभी इतना याद रखो। तो जब भी आप ऑडिट करोगे आपका क्या फ्लो होगा, और वहां पे आपके चैप्टर्स जो आपका सिलेबस है उसकी इंटीग्रेशन कैसे है उसको हम समझेंगे। जब आप इस चीज को समझ लोगे उसके बाद मैंने एक ऑडिट की ग्लोसरी बनाई है। जितने भी ऑडिट में आपके वर्ड्स यूज होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स, सारे तो नहीं पर जितने भी आपके रेपिटेटिव नेचर के जो वर्ड्स हैं, जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, हर सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो इस ग्लोसरी के अंदर कवर्ड है। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपकी ABCDE है ऑडिट की। राइट, ताकि जब आप सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करो, प्रोसीजर्स को पढ़ना शुरू करो, सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो, अपने कंसेप्ट को समझना शुरू करो, तो आपके लिए ये शब्द बिल्कुल एलियन नहीं होने चाहिए। अगर मैं इन चीजों को वहां पे उस चैप्टर में कवर कराऊंगी और अगर मैं चाहती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो एक पर्टिकुलर वर्ड की डिस्कशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और आपका जो चैप्टर का फ्लो होता है, जो चैप्टर की एसेंस है, वो लॉस्ट हो सकती है। इस वजह से आई वुड वांट कि ये वर्ड्स आप एडवांस में सीखो, आपको पहले से इन सारे वर्ड्स का एक जेनरिक मतलब पता हो कि आपका एक जेनरिक मतलब क्या है इन वर्ड्स का, ताकि जब आप चैप्टर के अंदर जाओ तो आप इन वर्ड्स को चैप्टर के कंटेक्स्ट के अंदर फिट करो। एंड लाइक दिस ऑडिट विल बिकम सुपर इजी। मैंने कोई ज्यादा कहीं पे डायग्राम्स, आपकी कोई पिक्चर्स, कुछ भी सब्जेक्ट में यूज नहीं करी है। बहुत ही सिंपल आपकी बुक है, बहुत ही सिंपल आपके एग्जाम्पल्स होंगे, सब कुछ ऑडिट में सिंपल होगा बट टेक्निकल होगा। ठीक है, उसका एक सिंपल सा रीजन है, आप प्रोफेशनल एग्जाम देने बैठ रहे हो। मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगी तो मैं आपको एग्जांपल ऐसे नहीं दूंगी ये इसकी गर्लफ्रेंड है, वो इसका बॉयफ्रेंड है, ऐसे नहीं। मैं आपको रेलिवेंट एग्जांपल्स ही दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स में बात करूंगी तो आपको टेक्निकली चीजें समझ में आएंगी, और अगर मैंने आपके दिमाग की लेवल नीचे सेट कर दी तो आपका दिमाग वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो आपको चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, बट आपको कोप अप करना है और आपको फाइट करना है इस सब्जेक्ट के साथ। अगर आप ध्यान से सुनते जाओगे, लेक्चर में इंगेज होगे, तो आपको चीजें इजी लगेंगी। ठीक है, मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है। अभी जब लेक्चर शुरू होगा तो मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपकी भी एनर्जी लेक्चर के साथ बढ़ती जानी चाहिए। बैठ के लेक्चर देखना है, पॉसिबल हो तो आप टेबल चेयर पे बैठ के लेक्चर देखो। 1 घंटे से ज्यादा ये लेक्चर मैं नहीं रखूंगी,
क्योंकि ऑडिट अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हो, तो 1 घंटा आपके लिए मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है क्लास? 1.5 घंटे तक हो सकती है। आपको भी एक ही क्लास देखनी है। अभी आपके एग्जाम में बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है, अगर आप अच्छे से चीजें करना चाहते हो। ठीक है, तो इतनी इंट्रोडक्शन काफी है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाउंडेशन क्लास, एंड दैट इज कि ये ऑडिट 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 है क्या। तो ऑडिट कुछ नहीं है, जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रोसेस होती है। कैसी एग्जामिनेशन की प्रोसेस? अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप ऑडिट पढ़ रहे हो। तो जब आप ऑडिट पढ़ लोगे, उसके बाद इस प्रिपरेशन को करने के बाद आप क्या करोगे? आप जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, अपना पेपर लिख कर आओगे और आपकी जो आंसर शीट है उसको क्या करोगे? सबमिट करके आओगे। ठीक है, उसके बाद उस आंसर शीट की क्या होगी? चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद उसकी क्या होगी? एक इवैल्यूएशन की जाएगी। उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी। जब आपकी आंसर शीट की इवैल्यूएशन हो जाती है, उसके बाद एंड रिजल्ट आते हैं, और एंड जो आपका रिजल्ट होता है वो कैसे इशू किया जाता है? मार्कशीट की फॉर्म में इशू किया जाता है। ये प्रोसेस आपको पता है, ये फ्लो आज तक आप देखते आ रहे हो। जब भी आप पेपर देते हो, सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन करने के बाद आप अपनी आंसर शीट सबमिट करवा के आते हो। एक एग्जामिनर आता है, उसकी चेकिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है, और जो भी आपके रिजल्ट होते हैं आपको मार्कशीट की फॉर्म में मिल जाते हैं कि क्या आप पास हुए, फेल हुए, कितने नंबर आए। ठीक है, ऑडिट भी एक एग्जामिनेशन की प्रोसेस है। ऑडिट में भी चेकिंग होती है। क्या होती है? चेकिंग। और ऑडिट में किस चीज की चेकिंग होती है, हमें सब्जेक्ट में समझना है। ऑडिट में ये चेकिंग कौन करेगा, हमें सब्जेक्ट में समझना है। ऑडिट में इस चेकिंग को करते वक्त किस टाइप के प्रोसीजर्स का यूज किया जाएगा, किस टाइप के टूल्स का यूज किया जाएगा, हमें सब्जेक्ट में समझना है। इन टूल्स को यूज करके जो भी रिजल्ट होगा उसको कैसे इशू किया जाएगा, इस सब्जेक्ट में समझना है। मतलब एक चीज तो यहां पे क्लियर है कि ऑडिट भी आपकी एग्जामिनेशन की ही प्रोसेस है। ठीक है, जैसे आप अपने नॉर्मल एग्जामिनेशन में क्या करते हो? सबसे पहले प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन किस चीज की करते हो? एक सब्जेक्ट की करते हो। इन द सेम वे ऑडिट में भी प्रिपेयर किया जाता है आपका सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट को ऑडिट में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब एक ऐसी चीज जिसकी चेकिंग होनी है। अगर आप चेकिंग कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी आप चेकिंग करोगे। तो ऑडिट में जिस चीज की चेकिंग होती है, जिस चीज की प्रिपरेशन की जाती है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका आप पेपर दोगे और उस पेपर को आंसर शीट की फॉर्म में आप सबमिट करोगे, फिर उसकी चेकिंग होगी। इन द सेम वे ऑडिट में भी प्रिपेयर किया जाता है क्या? सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, उसके बाद आपकी ये प्रिपरेशन करता कौन है? नॉर्मल वे में, मतलब अगर हम नॉर्मल एग्जामिनेशन में बात करें तो ये प्रिपरेशन की जाती है आप लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन स्टूडेंट्स के द्वारा जिनको क्या चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए। इन द सेम वे ऑडिट में भी ये सब्जेक्ट मैटर कौन प्रिपेयर करता है? ये प्रिपेयर करते हैं वो लोग जिनको रिजल्ट चाहिए, राइट। अब उन लोगों को ऑडिट में बोला क्या जाता है? उन लोगों को ऑडिट में बोला जाता है मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। उन लोगों को ऑडिट में बोला जाता है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। उन लोगों को ऑडिट में बोला जाता है ऑडिटी। उन लोगों को ऑडिट में बोला जाता है क्लाइंट। उन लोगों को ऑडिट में बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे अभी एनर्जी नहीं लगानी है, ये सारे के सारे वर्ड्स ग्लोसरी में हम बहुत ही डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना समझो, ऑडिट भी क्या है? एक एग्जामिनेशन की प्रोसेस है। क्या है? एग्जामिनेशन की प्रोसेस है। एग्जामिनेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अब सवाल आता है, ऑडिट में ये सब्जेक्ट मैटर होता क्या है? तो ऑडिट में ये सब्जेक्ट मैटर होती हैं आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज है। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके वाउचर्स होंगे, ठीक है, इनवॉइसेस, जैसे जिन इनवॉइसेस की यूज से आप जर्नल
बनाते हो वो, उन जर्नल से जो लेजर बनते हैं वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उन लेजर को बेस बनाकर जो आप अपने ट्रायल बैलेंसेस बनाते हो वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और जो आप इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हेल्प से अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपके ऑडिट में भी एक सब्जेक्ट मैटर की चेकिंग होती है, और वो सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये सब्जेक्ट मैटर बनाता कौन है? ये सब्जेक्ट मैटर बनाती है आपकी मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट मैटर बनाती है आपकी दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस या फिर क्लाइंट। सिंपल सी वर्ड्स में बोलूं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग बनाते हैं जिन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट किया है कि आओ और मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करो, चेकिंग करो। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है क्या? आप क्या करते हो? सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया जाता है ऑडिट में, उस सब्जेक्ट मैटर को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सब्जेक्ट मैटर को कौन बनाता है? वही लोग जो ऑडिट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? जैसे आप अपनी नॉर्मल एग्जामिनेशन की प्रोसेस में जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? एग्जाम देते हो और अपनी आंसर शीट सबमिट कर देते हो। करते हो ये काम। उस आंसर शीट के साथ क्या होता है? उस आंसर शीट की एग्जामिनेशन की जाती है, और जो बंदा एग्जामिनेशन करता है, क्या वो बंदा तुम्हारा नॉन पर्सन होता है कि तुमसे इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होता, तुमसे इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। और उस पर्सन को क्या बोलते हो? जो तुम्हारी आंसर शीट की चेकिंग करता है, उस पर्सन को बोला जाता है एग्जामिनर। इन द सेम वे ऑडिट में भी जो बंदा ऊपर बनाई गई, जो स्टेप नंबर 1 में आपकी सब्जेक्ट मैटर बना है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपकी मैनेजमेंट ने बनाई, जो आपके क्लाइंट ने बनाई, उसकी चेकिंग एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। और उस इंडिपेंडेंट पर्सन को, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा है, उसको कहा जाता है ऑडिटर। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहते हो एग्जामिनर, लेकिन जब आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसी एग्जामिनर का नाम बदल के क्या हो जाता है? ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, उसका तुम्हारी एंटिटी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जो आपकी ऑडिट करा रहे हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में होती है आपकी चेकिंग। जैसे कि आप नॉर्मल जब अपनी आंसर शीट सबमिट करते हो, एग्जामिनर क्या करता है? चेकिंग करता है। तो आपकी नॉर्मल प्रोसेस में एग्जामिनेशन कौन करता है? एग्जामिनर। लेकिन ऑडिट में एग्जामिनेशन कौन करेगा? वेरी गुड, ऑडिट में एग्जामिनेशन करेगा ऑडिटर। राइट, एग्जामिनेशन नॉर्मली कैसे होती है? तो क्या जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी आंसर शीट को अपनी मर्जी से चेक कर देता है, या उसके पास भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड आंसर शीट होगी, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर होंगे जिसके अगेंस्ट वो चेकिंग करता है? तो उसके पास भी एक स्टैंडर्ड आंसर शीट होती है। राइट, इन द सेम वे आपका ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो वो भी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अगेंस्ट ऑडिट करता है। किसके अगेंस्ट ऑडिट करता है? क्राइटेरिया के अगेंस्ट। और वो क्राइटेरिया उसको कहां से मिलता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, इतना समझ लो। अगर इंस्टीट्यूट तुम्हें बोल रहा है कि ऑडिट पढ़ो, तो इंस्टीट्यूट तुम्हें यह भी बताता है कि तुम्हें ऑडिट पढ़नी कैसे है, और जब तुम सीए बन जाओगे ऑडिट करनी कैसे है, क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड होने चाहिए, किस बेंचमार्क के अगेंस्ट, किस चीज को तुम्हें बेस बनाकर, रेफरेंस बना के ऑडिट करनी है, उन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ऑडिटर अपनी एग्जामिनेशन किसी ना किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट करता है, लॉ रेगुलेशन जो उसको कहते हैं उसके अगेंस्ट करता है, एएस इंडेस जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट करता है, या फिर अगर कोई गाइडेंस नोट, कोई प्रोनाउंसमेंट, ये सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट ने इशू करी हैं उसके अगेंस्ट करता है। वर्ड्स पे फोकस मत करो, सिर्फ फ्लो को समझो, स्टेप को समझो। ठीक है, आगे फिर आपकी नॉर्मल प्रोसेस में आपकी चेकिंग के बाद आपकी जो भी प्रोसेस, जो भी आपके रिजल्ट होते हैं उसको क्या होता है? इवैल्यूएशन होती है आपकी आंसर शीट की, और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन ऑडिट में इवैल्यूएशन की जाती है, लेकिन ऑडिट में इवैल्यूएशन करने का ऑब्जेक्टिव मार्क्स देना नहीं होता, किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होता है।
किस पे पहुंचना होता है, कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, ठीक है। और जो भी आपके एंड रिजल्ट हैं, उन एंड रिजल्ट के साथ क्या होता है, उसको रिजल्ट की फॉर्म में आप नॉर्मल एग्जामिनेशन में इशू कर देते हो। ऑडिट में ये जो आपकी कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को बेस बनाया जाता है और एक ओपिनियन इशू किया जाता है। यहां पे आप 100% वे से ऑडिट में कभी ये नहीं कहते कि जिस भी एंटिटी की मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी है वो एंटिटी पास होगी या फेल होगी, ठीक है। यहां पे ऑडिटर अपना एक ओपिनियन देता है कि मैंने जो चीजें चेक करी तो मेरे हिसाब से इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गलतियां हैं, ये प्रॉब्लम है, ये चीज सही है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये जो रिजल्ट होता है आपकी नॉर्मल एग्जामिनेशन प्रोसेस में आप कैसे इशू करते हो, इन दी फॉर्म ऑफ मार्कशीट इशू किया जाता है, मतलब मार्कशीट के अंदर आपको इशू किया जाता है। और ऑडिट में जिस फॉर्म के अंदर जिस जगह पे इशू किया जाता है उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में दोबारा से एक बार फिर से 2 मिनट्स, अभी दोबारा से मेरे साथ बोलो, जो चीजें तुम्हें अभी तक समझ में आई है अब अपनी एग्जामिनेशन के प्रोसेस को भूल जाओ, अब ऑडिट की बात करो, ठीक है। तो ऑडिट में सबसे पहले तुम क्या बनाते हो, तुम नहीं बनाते, क्या बनाते हो सबसे पहले ये बताओ। तुम बनाते हो एक सब्जेक्ट मैटर। ऑडिट में क्या बनता है, सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज की चेकिंग ऑडिट में होती है उसे क्या कहते हो, सब्जेक्ट मैटर। टेक्निकल वर्ड से तुम्हें याद होना चाहिए क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर ऑडिट में होता क्या है, ये होती है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, ये सब्जेक्ट मैटर बनाता कौन है ऑडिट में, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। इन सिंपल वर्ड्स, जिसने आपको हायर किया है ऑडिट करने के लिए, जिसने बोला है कि आओ मेरी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेरी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करो, वही लोग आपको सब्जेक्ट मैटर देंगे। क्योंकि तुम क्या सीख रहे हो कि चेकिंग कैसे करनी है, तुम्हें रोल प्ले करना है एक ऑडिटर का, तुम्हें रोल प्ले करना है एक एग्जामिनर का। तुम नहीं बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई तुम्हें सब्जेक्ट मैटर देगा, कोई तुम्हें सब्जेक्ट मैटर देगा, कोई तुम्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा, कोई तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, तुम्हें चेकिंग करनी है। तो कौन देगा ये सब्जेक्ट मैटर, ये देगी आपकी मैनेजमेंट, TCWG या ऑडिटी इसे कहते हैं। टेक्निकल वर्ड से बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात याद रखो, जो कह रहे हैं कि आओ मेरी ऑडिट करो वही आपको सब्जेक्ट मैटर देगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। अब ऑडिट में दूसरा स्टेप क्या होता है, आप चेकिंग करते हो। आप कौन, आप मतलब ऑडिटर। तो ऑडिट में चेकिंग कौन करेगा, ऑडिटर इसकी चेकिंग करेगा, ठीक है। ऑडिटर क्या अपनी मर्जी से चेकिंग कर लेगा या कोई ना कोई क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट उसको चेकिंग करनी है। एक क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट उसको चेकिंग करनी है, जैसे कि आपके स्टैंडर्ड्स हो गए, लॉ रेगुलेशन, जो भी उसके ऊपर रिक्वायरमेंट लगाते हैं, इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको ऑडिट करनी है, उसको चेकिंग करनी है, ठीक है। जब जो भी उसने चेकिंग करी, उन चेकिंग से उसको क्या मिलेगा, उन चेकिंग से उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑडिट में उन रिजल्ट्स को पता है क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एविडेंसेस। क्या कहा जाता है, एविडेंसेस। और उन एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के बाद आपका ऑडिटर इवैल्यूएशन करता है इन एविडेंसेस के। इवैल्यूएशन मतलब उनको और बार बार उसको चेक करता है, ठीक है। और उनको इवैल्यूएशन करके उसकी पर्पस क्या है, ताकि वो एक कंक्लूजन निकाल सके। क्या निकाल सके, कंक्लूजन। और उस कंक्लूजन को वो बेस बना के अपना क्या इशू करता है, ओपिनियन इशू करता है। और ओपिनियन वो कहाँ पे इशू करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। समझ में आ गया फ्लो, ये आपका फ्लो नहीं है, आपको इतने अच्छे से फ्लो याद हो जाएगा कि आप यू विल बी लाइक इट विल बी ऑन योर टिप कि ऑडिट में होता क्या है। और फ्लो याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार फ्लो आता है ऑडिट में, ठीक है। तो सबसे पहले दोबारा से बताओ, ऑडिट करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, ऑडिट करने के लिए आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। ऑडिट में वो सब्जेक्ट मैटर क्या होती है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब्जेक्ट मैटर बनाता कौन है, वो लोग जिन्होंने आपको हायर किया है कि आओ मेरी ऑडिट करो, राइट। जो
पर्सन आपकी ऑडिट करता है, ऑडिट में उसे क्या कहा जाता है? ऑडिटर। क्या वो आपके घर का बंदा होगा या कोई आपका अननोन बंदा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। आपका ऑडिटर करेगा क्या? वो आके चेकिंग करेगा, चेकिंग करके उसको क्या मिलेंगे, उसको जो भी रिजल्ट मिलेंगे उसको ऑडिट में क्या कहा जाता है? एविडेंसेस कहा जाता है। और उन एविडेंसेस को लेने के बाद ऑडिटर क्या करेगा? उनकी इवैल्यूएशन करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस और इवैल्यूएशन करने की पर्पस क्या है? कि वो एक ओपिनियन दे सके, सॉरी बीच में क्राइटेरिया रह गया, ठीक है, और वो अपना क्या दे सके? ओपिनियन दे सके, और उस ओपिनियन को वो इशू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसकी ऑडिट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप था कि ऑडिट है क्या। कंक्लूजन बता दूं फिर से। अब ये मत बोलना कि इतनी क्यों डिस्कशन हो रही है। जितनी ज़्यादा बातें मैं बोलूँगी उतना ही ईजी आपके लिए सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया कि आपको कैसे क्या ज्वाइन करना है, आपको कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सुनते जाना। ठीक है, तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये तो आप जीवन में मत भूलना कि ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन प्रोसेस है जिसमें चेकिंग होती है। क्या होती है? चेकिंग होती है। ऑब्वियसली अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस है तो एग्जामिनेशन होगी, चेकिंग होगी। चेकिंग किसकी होगी? एक सब्जेक्ट मैटर की चेकिंग होती है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर की चेकिंग होती है। अब आप मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट मैटर बनाता कौन है? ये बनाता है मेरा क्लाइंट, ये बनाती है मेरी TCWG, ये बनाता है मेरा ऑडिटी। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वो लोग जिन्होंने आपको हायर किया है ऑडिट करने के लिए, वो सब्जेक्ट मैटर बनाता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट मैटर की चेकिंग जो बंदा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडिटर। क्या ये जो ऑडिटर ये चेकिंग कर रहा है, ये अपनी मर्जी से चेकिंग करेगा या किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेकिंग करेगा? किसी ना किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेकिंग करेगा। तो ये जब अपनी चेकिंग खत्म कर लेगा, इसको क्या मिलेंगे? इसको मिलेंगे एविडेंसेस, इसको सबूत मिलेंगे, क्योंकि इसको रिपोर्ट देनी है ना। तो जैसे पुलिस की रिपोर्ट होती है, तो पुलिस अपनी मर्जी से रिपोर्ट देती है कि किसी एविडेंसेस को बेस बना के रिपोर्ट देती है, किसी ना किसी एविडेंसेस को बेस बना के रिपोर्ट देती है। तो आपके ऑडिटर को भी ऑडिट करके क्या मिलेंगे? एविडेंसेस। ठीक है, इन एविडेंसेस की वो क्या करेगा? इन एविडेंसेस की वो करेगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब एनालिसिस करेगा। इवैल्यूएशन करने का उसका पर्पस क्या होगा? ताकि वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके, किसी ना किसी एंड कंक्लूजन पे पहुंच सके। जो भी उसकी कंक्लूजन होगी ऑडिट में, उसे कहा जाता है ओपिनियन। और उस ओपिनियन को आपका ये जो ऑडिटर है किस फॉर्म में इशू करता है? ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में इशू करता है। ये तुम्हारी ऑडिट है, यही तुम्हारा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें ऑडिट में किस स्टेप को ज्यादा समझना है, वो है ये चेकिंग। आपको इस सब्जेक्ट में सीखना है कि अगर आपके ऑडिटर को एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं तो उसको कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी पुलिस जब वो करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो कोई ना कोई स्टेप्स परफॉर्म करती है ना। तो आपका ऑडिटर जब चेकिंग करेगा, जब उसको अपनी कंक्लूजन निकालनी है, एक ओपिनियन पे पहुंचना है, क्या वो ओपिनियन होगा वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको सीखना क्या है कि वो कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या उसका अप्रोच होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। आर यू विद मी टिल नाउ? ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ मतलब अगर आपको नहीं मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि वो बात मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करती, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगी। आपको मज़ा आएगा अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगी, बीच में मैं आपको सही बातें बताऊंगी, लेकिन वो क्लास बिना मतलब की लेंथी होगी, लेकिन आपको बोरियत नहीं होगी। आई कैन प्रोमिस यू दैट, आई कैन प्रोमिस यू दैट। ओके, अब आता है फिर से, ये ऑडिट है क्या? अभी तो आपने सिखाया कि ऑडिट है क्या। ऑडिट वही है, लेकिन अभी जो आपने देखा वो एक लेमैन, एक ऐसा इंसान जो सीए नहीं कर रहा, उसके लिए ऑडिट है कि भाई तेरे को चेकिंग करनी है और तेरे को एक रिपोर्ट बनानी है। ऑल्दो जो मैंने वर्ड्स वहां पे भी यूज करे, कोशिश करी है कि आपके टेक्निकल ही वर्ड्स हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है ऑडिट की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन जब हम आपका चैप्टर नंबर 1 करेंगे सिलेबस का, तब भी आएगी दोबारा से। ठीक है,
लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 में जब तक पहुंचेंगे आपको ये डेफिनेशन रट चुकी होगी। ओके तो ऑडिट है क्या, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये आपके इंस्टीट्यूट ने दी है। तो ये डेफिनेशन है आईसीआई की दी हुई डेफिनेशन। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनको तो बिल्कुल ये समझ में आ ही जाएगा कि ये वर्ड इंडिपेंडेंट यहाँ पे यूज क्यों हुआ है। ऑल्दो ये जो सारे हाईलाइटेड वर्ड है इन्हीं को हमें डिस्कस करना है स्टेप नंबर 2 में। तो ऑडिट है क्या, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, राइट। इंडिपेंडेंट क्यों, अभी मैंने आपको बताया। क्या तुम्हारे घर का बंदा ऑडिट करता है या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एंटिटी जो क्लाइंट की ऑडिट हो रही है उसके अलावा कोई और ऑडिट करता है? आंसर इज उसके अलावा कोई और ऑडिट करता है। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन कैसे है, किस चीज की एग्जामिनेशन है। अरे भाई सब्जेक्ट मैटर की एग्जामिनेशन है, और वो सब्जेक्ट मैटर है क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होगी, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उन लोगों की जिन लोगों ने आपको अपॉइंट किया है कि आओ और मेरी ऑडिट करो, और उन लोगों को कहा जाता है एंटिटी। एंटिटी मतलब ये बिजनेसेस होते हैं, राइट। ये बिजनेस कैसा हो सकता है, चाहे ये प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, मतलब चाहे इस एंटिटी को प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया हो, मतलब ऑडिट रिलायंस जैसी कंपनी की भी हो सकती है, या प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाया गया हो, जैसे कि आपकी ट्रस्ट होगी, जैसे कि आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेक्शन 8 कंपनीज होगी, ठीक है। तो चाहे आपकी एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, दोनों ही एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, छोटा साइज है एंटिटी का, बड़ा साइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक साइज की एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो। लीगल फॉर्म मतलब जिस वे से वो एग्जिस्टेंस में आई है, मतलब कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में बनी होगी, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आई होगी, तो उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी है, कानून की नजरों में उसकी आइडेंटिटी कुछ भी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी ऑडिट हो सकती है। जहां पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट क्यों किया जाता है, अभी प्रोसेस बताई, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके आपके ऑडिटर को क्या मिलता है, ओपिनियन मिलता है। तो यही आपकी ऑडिट की डेफिनेशन है। दोबारा से बताऊं, मैं जब तक बताऊंगी जब तक आपको ये याद नहीं हो जाती, ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। जब हम चैप्टर में जाएंगे, मैं कह रही हूं आपको चैप्टर नंबर 1 तो आता ही होगा पहले से, अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस को अच्छे से सुना है तो। ऑडिट क्या है, ऑडिट मैं इतनी बार बोलूंगी चीजों को, इतनी बार अलग अलग वे से, कि आपके 360 डिग्री, मैं इसको बोलती हूं अपने बैच को 360 डिग्री बैच है ये। हर एक चीज जो आपका इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करता है, इंक्लूडिंग योर क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग उनका जो मटेरियल है, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स जो आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए पर मैं आपको दूंगी, 360 डिग्री से आपको ऑडिट खत्म करानी है, ताकि कोई आपको टच ही ना कर सके, ठीक है। बट आपको भी उतनी पेशेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी। ऑडिट है क्या, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्या है, पहला कीवर्ड क्या आया, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। दूसरा, अगर तुम एग्जामिनेशन कर रहे हो, किसी ना किसी चीज की तो एग्जामिनेशन कर रहे होगे, तो वो क्या है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चौथा, वो एंटिटी कैसी होनी चाहिए, वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, वो एंटिटी का साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकती है। जहां पर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन मतलब विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आओ एक एक बात, क्या पहला कीवर्ड क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कभी भी ऑडिट की तुम डेफिनेशन लिखोगे तो सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब देखो, ऑडिट के लिए तुम अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कि चेकिंग, स्क्रूटनी, स्टडी करना, एग्जामिनेशन, ये सारे ऑडिट के ही सिनोनिमस है। ओके अब ये दोनों बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं। बहन, ये एग्जामिनेशन
और आपकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था ना कि ऑडिट एग्जामिनेशन है, तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ऐसा क्यों नहीं लिखा एग्जामिनेशन है, इंस्टीट्यूट ने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो पर्सन ऑडिट करता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट को हम दोबारा से आपके चैप्टर नंबर 1 में ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी के लिए इंडिपेंडेंट समझो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एग्जामिनर जो सब ऑर्डिनेट नहीं है टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन, जिस पर्सन को कोई और पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी विशेस किसी और पर्सन की विशेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि तुम बोलते हो ना कि मेरे घर में मुझे इंडिपेंडेंस ही नहीं दी गई है, मैं अपने डिसीजन खुद ही नहीं ले सकता, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंस दी जाए, क्या आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो आप बोलोगे कि यार मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जो बंदा होता है, इंडिपेंडेंट जो एग्जामिनर होता है, उसकी जो विशेज होती हैं, इट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन की विशेस के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता। राइट, फिर आता है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगी, अगला कीवर्ड क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दो चीजें आएंगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा और कुछ चीजें, अदर इंफॉर्मेशन आप बोल लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 आपके एलिमेंट्स आते हैं, ये एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से, जो आपने अभी तक +1 +2 सीपीटी में बनाने सीखे हैं। कौन कौन से, सीपीटी मतलब फाउंडेशन, तो कौन कौन से, नंबर 1 आपकी बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 5 इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नंबर 6 इज डिस्क्लोजर। तो जब भी आपका ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा, ऑडिट करेगा, स्क्रूटनी करेगा, स्टडी करेगा, उस टाइम पे उसको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड डिस्क्लोजर्स, इनकी चेकिंग करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ और अदर इंफॉर्मेशंस भी आती हैं जो मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, आपके जर्नल हो गए, आपके लेजर्स हो गए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स होगी, अगर आपकी एंटिटी ने वाउचर्स बनाए हैं जो वो बनाती है वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अदर इंफॉर्मेशन प्लस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। ओके, उसके बाद ये एंटिटी क्या है ऑडिट में, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। पहला कीवर्ड डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या, उसके बाद क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है ये बताया, फिर आता है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये एंटिटी क्या है, ये एंटिटी को आप 3 वे से डिफाइन कर सकते हो। नंबर 1 उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके मैंने बोला आपको लीगल फॉर्म, दैट इज फॉर्म हो सकती है वो एंटिटी, कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। राइट, किस ऑब्जेक्टिव के लिए वो एंटिटी बनी है, उसके बेसिस पे भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। क्या वो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनी है, क्या वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से बनी है। तीसरा, क्या उस एंटिटी का साइज बिग है, स्मॉल है, उस एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी है, उस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, नहीं पैसा कमाना है, कुछ भी है, उस एंटिटी का साइज छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, सबकी ऑडिट हो सकती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ऑडिट ओपिनियन, जब आपका ऑडिटर उस एंटिटी की ऑडिट कर लेगा, अल्टीमेटली उसको अपने रिजल्ट को किस फॉर्म में देना है, उसको एक ओपिनियन देना है। अभी तुम सिर्फ याद करो कि ओपिनियन देना है, इस चीज को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ओपिनियन होता क्या है। ठीक है, तो उसको क्या देना है, ओपिनियन देना है। ये ओपिनियन किस चीज का वो देगा, मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप में बताया था कि ओपिनियन देना है, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किस चीज का ओपिनियन देना है। तो वो ओपिनियन देगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर चेक करी, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैंने ऊपर चेक करी, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। क्या दे रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या दे रही है। समझ नहीं आया, हाँ ये अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो आपकी एंटिटी ने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिसलीडिंग नहीं है तो मैं बोलूंगी कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, सही व्यू दे रही है। वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना, ट्रू एंड फेयर बोल रही हूं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोल रही हूं।
ठीक है। आगे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और ऐसे आपकी ऑडिट की डेफिनेशन खत्म होगी और ऐसे आपका स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। फिर से बता दो ऑडिट है क्या। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज की एग्जामिनेशन है? किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होंगी? किसी भी एंटिटी की होंगी। वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है। उस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। उसका साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकती है। जहां पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन। ये स्टेप नंबर 2 है और ये आपकी ऑडिट की डेफिनेशन है और ऐसे आपकी ऑडिट खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब बोलोगे ऑडिट खत्म कैसे होगी? आपको ऑडिट में जो स्टेप है जो मैंने आपको बताया अभी, उस पर जो आपको सीखना है ऑडिट में, वो ये सीखना है कि आपका ऑडिटर इन एविडेंसेस को कलेक्ट कैसे करेगा। ठीक है। चले फिर आगे थर्ड स्टेप में। अब आ जाओ हेलो टू योर सब्जेक्ट, फ्लो ऑफ ऑडिट। अब ये आपके चैप्टर हैं। अच्छी बात ये हुई है अभी जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, उस सिलेबस के रिवीजन की अच्छी बात ये हुई है कि इंस्टीट्यूट ने जिस वे से स्ट्रक्चरिंग करी है वो अपने आप में ऑडिट का फ्लो है। ऑडिट का फ्लो मतलब ऑडिट के स्टेप्स हैं। स्टेप्स मतलब देखो, आप क्या होगे इस सब्जेक्ट में? आप होगे ऑडिटर। आप मान लो कि आप बन गए हो सीए, आप मान लो कि आप सीए बन गए हो, आप मान लो कि आपको किसी बिग फोर ने हायर कर लिया है एज दी ऑडिटर। आपके हाथ में ऑडिटर की जॉब है। आपका काम क्या है? आपको ऑडिट करनी है। यही आपका काम है, यही आपकी जॉब है। अब आपको नहीं पता है ना ऑडिट कैसे करनी है, ये मान लो कि आपको बस इस सब्जेक्ट में यही सीखना है कि ऑडिट करनी कैसे है। 60 to 70% of the jobs you are going to get in the field of audit. इंपॉर्टेंस इतनी इज्जत देते नहीं हो इस सब्जेक्ट को जितनी इज्जत ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है। ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम रेगुलर क्लास ले रहे हो तो सीखो। तो तुम क्या सीख रहे हो कि ऑडिट करनी कैसे है। इंस्टीट्यूट ने जैसे सिलेबस बनाया है वो सिलेबस आपके ऑडिट के स्टेप्स के हिसाब से ही बनाया है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ऑडिट करनी है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये ऑडिट करके मैं क्या अचीव करूंगा। मतलब अभी तो आपने बताया कि ओपिनियन देना है, वो तो ठीक है, आपको ओपिनियन देना है। वो ओपिनियन दोगे कैसे? वो ओपिनियन कैसा होगा? जब ऑडिट करने जाओगे उसके स्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी, ये ऑडिट का नेचर होता क्या है, ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप कोई चीज शुरू करोगे। जब आपने सीए ज्वाइन करी तो आपको पता है ना कि जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया तो आपको पता है ना पढ़ाई करके आप क्या अचीव करना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो सीए की, तो आपको अपना गोल, अपना ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव पता है ना। हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 आपको यही बताएगा कि ऑडिट करने का आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। ओपिनियन आपको देना है ये हमें पता लग गया, लेकिन वो ओपिनियन कैसा होगा ये हम चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपके ऑडिटर को बताएगा कि ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी। राइट। फिर आता है आपका, जब आपके ऑडिटर को एक बार ये पता लग जाएगा कि क्या वो अचीव करेगा ऑडिट करके। जैसे कि मान लो तुम अभी सीए बने, तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी की एक ऑडिट आई, तुमने जीवन में कभी ऑडिट नहीं करी आज तक, तुम पहली बार ऑडिट कर रहे हो, तो सबसे पहले ऑडिट करके तुम क्या अचीव करोगे ये तुम्हें चैप्टर नंबर 1 बताएगा। जब तुम्हें पता लग जाएगा कि ऑडिट करने का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम आओगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 तुम्हें बोलेगा कि ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें ऑडिट करके क्या अचीव करना है तो फटाक से ऑडिट करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है। तुम जब पढ़ाई करते हो तो क्या उस टाइम पे तुम बिना प्लानिंग के पढ़ाई करते हो, या सबसे पहले प्लान बनाते हो कि मुझे इतने टाइम पहले क्लासेस लेनी है, मुझे इससे क्लासेस लेनी है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है। यू मेक अ प्लान। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 भी आपको ये कहता है, पता लग गया ना ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब ऐसा करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मतलब एक ब्रीफ स्ट्रक्चर तैयार करो ऑडिट का। ठीक है, बना ली स्ट्रेटेजी। उसके बाद प्लानिंग करो कि ऑडिट में क्या क्या काम करोगे, प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करोगे, प्लानिंग करो। ठीक है, प्लानिंग कर ली, उसके बाद एक रिटर्न प्रोग्राम बनाओ, इन डेप्थ में हर एक चीज को लिखो, नाम बताओ कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। हम प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 में
डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझो, सबसे पहले तुम क्या पता लगाया तुमने चैप्टर नंबर 1 में, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। फिर जब तुम्हें पता लग गया ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, तुम प्लानिंग करोगे पहले कि ऑडिट करनी कैसे है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 तुम्हें बताएगा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये वर्ड्स आपको हैवी लग रहे होंगे, लेकिन इन वर्ड्स को जब हम ग्लोसरी में जाएंगे ना, स्टेप नंबर 5 में बिल्कुल खत्म कर चुके होंगे, और जब हम आपके सिलेबस में जाएंगे आपको इन वर्ड्स के पहले से ही मतलब पता होंगे। चैप्टर नंबर 3 आपको बताएगा रिस्क की असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ठीक है मैम, ये क्या है, इसको तुम इन वर्ड्स को इग्नोर करो, जो मैं बोल रही हूँ वो तुम सुनो। यहाँ पे तुमने प्लानिंग कर ली ना अभी कि तुम्हें रिलायंस कंपनी की ऑडिट करनी है, तो क्या रिलायंस कंपनी की ऑडिट करके तुम जो अचीव करने वाले हो, जो तुमने सबसे पहले अपना गोल सेट किया चैप्टर नंबर 1 में, क्या बिना रिलायंस कंपनी को समझे तुम चेकिंग कर सकते हो क्या? मतलब ठीक है, हमने अभी देखा कि तुम्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, लेकिन रिलायंस कंपनी है क्या, उसके प्रमोटर क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से उसने लोन लिया है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, करंट पोजीशन क्या है, फ्यूचर क्या है, उसकी तुम अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लोगे। मतलब इस रिलायंस कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कैसे सॉफ्टवेयर यूज करती है, तुम कुछ नहीं समझोगे। मतलब प्लानिंग करो, फिर तुम उस रिलायंस कंपनी की एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन कर रहे हो? ताकि तुम रिस्क की असेसमेंट कर सको। ये रिस्क क्या होता है, रिस्क की क्या असेसमेंट होती है, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आके तुम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, तुम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हो, जो मैंने स्टेप नंबर 1 में भी बताया कि तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट का जो सीन है ना, वो क्या है, ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेगा ऑडिटर, ताकि चैप्टर नंबर 1 में जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। यही आपको सीखना है। ठीक है, तो जब उसको अपने ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे, वो जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में भी वो ऑडिट एविडेंसेस ही कलेक्ट करेगा, लेकिन यहां पे वो वाउचिंग और वेरिफिकेशन करेगा। मतलब वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स है, ये क्या वर्ड हुआ, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट आता है, कमीशन आता है, सैलरी आती है, ये सारी चीजें क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम्स जो लाइन में लिखे हुए हैं, इनकी वाउचिंग करेगा, इनकी चेकिंग करेगा, इनकी वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, वाउचिंग वेरिफिकेशन पूरा चैप्टर है, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए। अब ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि चलो रिपोर्ट इशू कर दो। आपका एक स्टैंडर्ड है जो कहता है जो भी तुम्हारे ऑडिटर ने काम करे, ऊपर उसने काम करे ना, क्या उसने प्लानिंग करी, ठीक है, उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, ठीक है, उसके साथ साथ उसने क्या किया, एविडेंसेस कलेक्ट करे, जो भी उसने काम करे उन सब की तुम्हें एक फाइल भी मेंटेन करनी है, तुम्हें एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है। वहां पे चैप्टर नंबर 6 सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो तुम फाइनली एक इवैल्यूएशन करोगे। बताया था तुम्हें, एविडेंसेस के बाद उन एविडेंसेस की क्या होती है, इवैल्यूएशन होती है, उसी को तुम रिव्यू और कंप्लीशन स्टेज कहते हो। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आता है, ये स्टैंडर्ड्स इग्नोर करना भी के लिए। ठीक है, और फिर आता है अल्टीमेटली जो भी तुम्हारी इवैल्यूएशन है, उस इवैल्यूएशन को एक ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर दोगे, क्योंकि जो तुमने इवैल्यूएशन करी, उन इवैल्यूएशन के बेसिस पे तुमने क्या लिया होगा, अपना ओपिनियन, और उस ओपिनियन को कहाँ पे इशू कर दोगे, इन दी फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। चैप्टर नंबर 9 और आपका चैप्टर नंबर 10 बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, इनको आप अलग से पढ़ोगे। ठीक है, इनका ऑडिट के फ्लो से कोई लेना देना नहीं। ये बताता है कि चैप्टर नंबर 9 बताता है अलग अलग टाइप की एंटिटीज की ऑडिट कैसे करनी है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक एक जनरल फ्लो है ऑडिट का। अगर तुमने ये फ्लो सीख लिया तो तुम किसी भी एंटिटी की ऑडिट कर सकते हो। लेकिन चैप्टर नंबर 9 में अलग अलग टाइप की एंटिटीज हैं, जैसे कि आप अगर होटल की ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या काम करने हैं, अगर आप किसी क्लब की ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या काम करने हैं, अगर आप किसी सिनेमा हॉल की ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या काम करने हैं। तो यहाँ पे एंटिटीज हैं, उस पर्टिकुलर एंटिटी में आपको क्या काम करने हैं, ये चैप्टर नंबर 9 बताएगा। चैप्टर नंबर 10 स्पेसिफिकली ऑडिट, आपको बैंक की ऑडिट कैसे करनी है ये बताएगा। चैप्टर नंबर 11 आपका वैसे तो चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने इसको एंड में डाला है। अभी आपके इसका जो सिलेबस का अभी आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है,
ऑडिटिंग के साथ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, वो है एथिक्स। पहले प्रोफेशनल एथिक्स फाइनल में था, अब भी है, लेकिन उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट अभी आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए था, चैप्टर नंबर 11 बनाया है इंस्टीट्यूट ने। अब ये चैप्टर नंबर 1 क्यों होना चाहिए था, मेरी बात समझो। अभी चैप्टर नंबर 1 इसलिए होना चाहिए था क्योंकि ये बात करता है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरी ऑडिट कर दो, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग कर दो, मुझे ओपिनियन दे दो चेकिंग करके, उसको तुम हामी भरने से पहले, उस क्लाइंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले तुम्हें कुछ काम करने पड़ते हैं। ठीक है, और उसको आप कहते हो, कुछ काम करने पड़ते हैं, जिसमें से एक काम होता है कि जो इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट ने आपके ऊपर जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई हैं, उन एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्टेंस जब आप दे रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या काम करने हैं, जब आप ऑडिट एंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट ओनली। ठीक है, एंगेजमेंट क्या है इसको भी हम ग्लोसरी में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपकी ये एंगेजमेंट है, जब तुम इसको हामी भर रहे हो, हामी भरने से पहले तुम्हें किन किन रिक्वायरमेंट को देखना है, उसमें आप चैप्टर नंबर 11 कवर करते हो। आप जब आप एक्सेप्टेंस दोगे, आपने भी देखा होगा कि आप जब भी कोई काम करते हो तो एक एग्रीमेंट एंटर करते हो, तो एग्रीमेंट के टर्म्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी, बाद में आगे जाके हम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से चैप्टर नंबर 11 आपका चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए, या आप इसको 1 ना बोलो, 0 बोल दो चैप्टर नंबर, बट ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप ये बोलोगे आपने तो बोला था कि सिर्फ 1-1.5 घंटे की ही क्लास होगी, तो ये आपकी फाउंडेशन क्लास है, तो ये क्लास मैं लंबी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ 5 स्टेप इसी क्लास में कवर हूँ। ठीक है, तो आपको भी ये एक ही साथ देखनी है। आगे चले, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत लंबी हो रही है, 1-1.5 घंटे पे आप क्लास स्टॉप कर सकते हो, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट मुझे लगता नहीं है कि जिस एनर्जी से मैं पढ़ाती हूँ, उस एनर्जी से आपका ध्यान इधर उधर जाना चाहिए, अगर आप सही में कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो। ओके, अब आओ तुम दोबारा से फ्लो ऑफ ऑडिट में। मैम कितनी बार इस फ्लो को करवाओगे? ये एक ऐसा फ्लो है, अगर आपको याद हो गया, जो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको बार 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 ऑडिट में आएगा लिखा हुआ। मैं आपको मार्क करवाती रहूंगी साथ साथ में कि देखो ये फिर से आ गया फ्लो, ये फिर से आ गया फ्लो। जब आपका फ्लो आपको याद है तो आपके लिए वो क्वेश्चन को याद करना विल बी वेरी इजी। ठीक है, अब तुम्हें फ्लो को समझना है, ऑल्दो मैं आपको समझा चुकी हूँ, फास्ट चलेंगे स्टेप में। इमेजिन करो कि तुम्हें ऑडिट किसकी ऑफर हुई है, रिलायंस कंपनी की, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें नहीं पता ऑडिट कैसे करनी है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास बस आ गई, तुम सीए बन गए, तुम जॉब में नहीं हो, तुमने सोचा मैं खुद की ही प्रैक्टिस करूंगा, अपनी फॉर्म खोल लूंगा, अपना नाम कमाऊंगा, अपनी प्रैक्टिस सेटअप करूंगा। तुमने प्रैक्टिस सेटअप करी, रिलायंस कंपनी आई और बोला कि मेरी ऑडिट कर दो। ठीक है, अब उस केस में तुम क्या करोगे? हाउ विल यू परफॉर्म दी ऑडिट? तुम कैसे ऑडिट को परफॉर्म करोगे? सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, इवन बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस, मैं बता चुकी हूँ आपको, एक्सेप्टेंस देने से पहले आप क्या लगाओगे? चैप्टर नंबर 11। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जो आपका इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ एथिक है वो क्या है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका इंस्टीट्यूट बोल लो अभी के लिए, कुछ आपके ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाता है, तो क्या आप उन एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाओगे जब आप ऑडिट कर रहे हो? इन सारी चीजों को आप पहले इवेल्युएट करोगे, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस दोगे। आप एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। मैम ये क्या क्या बोल दिया, अभी आप सुनते जाओ। जब भी आपका क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, कि मेरी ऑडिट कर दो, उससे पहले, उसको हामी भरने से पहले कि हाँ भाई बहुत अच्छा क्लाइंट है, पैसे मिलेंगे, मैं कर देता हूँ, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो आपका इंस्टीट्यूट आपके ऊपर लगाता है, क्या है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स? दोबारा से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, बट अभी सुनते जाओ। नंबर 1, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि रिलायंस कंपनी के जो लोग हैं, क्या ये लोग ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं? क्योंकि अगर ये लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, इसका मतलब ये जो मुझे सब्जेक्ट मैटर देंगे, ये जो मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे, वो भी झूठी होंगी, गलत होंगी। ठीक है,
तो आप ऐसी ऑडिट को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। ऐसा कौन कहता है? आपका इंस्टीट्यूट कहता है। ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी। आप जब भी ऑडिट करोगे अनबाइज्ड होके ऑडिट करनी है। तो जब तुम्हारा रिलायंस का क्लाइंट तुम्हारे पास आया कि मेरी ऑडिट कर दो, अगर तुम्हें ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नजर आते हैं कि मैं यहाँ पे बाइज्ड हो जाऊंगा, मैं अनबाइज्ड वे से ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, कोई भी रीजन हो सकता है आपका फ्रेंड है वहां पे कोई, तो आप इस ऑडिट को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। फिर कहता है ऑडिट करते वक्त ये जो तुम्हारी नॉलेज है, ये जो तुम अभी एक्वायर कर रहे हो, ये जो प्रोफेशनल कंपिटेंस है, इसको यूज करना है। ऑडिट करते वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें रिलायंस कंपनी से जुड़ी हुई मिलेगी, ऐसा नहीं है तुम्हें इंफॉर्मेशन पता लगी और इंफॉर्मेशन तुमने फैला दी, तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। उसके साथ साथ ऑडिट करते वक्त तुम प्रोफेशनल बिहेवियर को भी एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल प्रोफेशनल होके काम करोगे। ओके, ये सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी, टेंशन मत लो। सिर्फ आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि ये सब्जेक्ट है क्या, राइट? ठीक है मैम, अब हो गया है, हमें पता लग गया कि हम एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर सकते हैं, अब क्या करें? अब ये देखो, क्या आपकी फर्म के पास इतने रिसोर्सेज हैं क्या आप ऑडिट कर सकते हो? ये ऐसे क्या है, आप इसको इग्नोर करो, मैं दोबारा से सिखाऊंगी इस फ्लो को जब तुम्हें एक बार स्टैंडर्ड की नॉलेज होगी। ठीक है, क्या आपकी फर्म के पास इतने रिसोर्सेज हैं? मतलब अभी तो तुमने बोला ना कि मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू करी है। रिलायंस कंपनी का तुम ऑपरेशन देखो कितना बड़ा है, उसका तुम डिपार्टमेंट देखो कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन देखो कितनी ज़्यादा है। तुम कह रहे हो कि मेरे पास तो सिर्फ मैं ही हूँ या मेरे साथ एक और बेचारा सा आर्टिकल है, तो क्या तुम उसकी ऑडिट कर पाओगे? तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं? तुम बोल रहे नहीं। तुमने अभी बोला कि मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू करी है, तो मतलब तुम्हारे पास पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। नहीं, तो तुम कैसे करोगे ऑडिट? तुम्हारी तो ऑडिट की क्वालिटी खराब होगी ना। हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी फर्म के पास इनफ रिसोर्सेज है या नहीं, टाइम है, बंदे हैं, या तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं। राइट मैम, मेरे पास सब है, मेरे पास रिसोर्सेज भी है, मेरे पास ये जो सारे एथिकल रिक्वायरमेंट है मैं उनके साथ भी कंप्लाई कर रहा हूँ। फिर ऐसा करो, एक एंगेजमेंट लेटर बना दो एक एग्रीमेंट कर जाओ। मतलब एक्सेप्टेंस दोगे ना उस अब रिलायंस कंपनी को, तो एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? एंगेजमेंट लेटर के थ्रू दोगे। एंगेजमेंट लेटर के अंदर होगा क्या? एंगेजमेंट लेटर के अंदर टर्म्स होंगे लिखे हुए, राइट? तो अगर ये सारी चीज़ें, अच्छा एंगेजमेंट देने से पहले एक कुछ आपकी प्री कंडीशन होती है ऑडिट की, आपको वो इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं। ये क्या होती है, इसको हम ऐसे नंबर 210 में कवर करेंगे, यहाँ पे छोड़ दो। आपको लगता है ये सारी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो ठीक है, ऑडिटर अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए क्या इशू कर देगा? एक एंगेजमेंट लेटर इशू कर देगा। ठीक है, अब पहला स्टेप तुम्हारा खत्म हो गया। क्या? तुम बन गए रिलायंस कंपनी के ऑडिटर। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे? अब चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, अब आपके लिए फ्लो विल बी सुपर इजी। चैप्टर नंबर 1 में मैंने क्या बोला आपको कि आपके ऑडिटर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑडिट करने का उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या, वो ऑडिट करके क्या अचीव करने वाला है। ये बात उसको कौन बताता है? ये बात उसको बताता है एसए नंबर 200। ठीक है, और एसए नंबर 200 ने उसको 2 बातें बताई हैं। कौन कौन सी 2 बातें? एसए 200 कहता है मैम ये एसए क्या है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ऑडिट आप खुद से तो करोगे नहीं, कोई ना कोई क्राइटेरिया है ना जिसके अगेंस्ट आप ऑडिट करोगे, तो उनमें से एक ये भी स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट आपको ऑडिट करनी है। ठीक है, तो आपको ऑडिट करके क्या अचीव करना है ये आप स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे डिस्कस करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्लोसरी कराऊंगी, उसके बाद मैं इन डेप्थ इस फ्लो को दोबारा से डिस्कस करूंगी, क्योंकि जब आपको ग्लोसरी कंप्लीट होगी उस टाइम पे आपको मतलब पता होगा रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आपका ऑडिटर स्टेप नंबर 2 में आके क्या करेगा? अपने ऑब्जेक्टिव को समझेगा, ऑब्जेक्टिव उसको चैप्टर नंबर 1 बताएगा। उसके बाद ऑडिटर फिर से सेम बातें बोल रही हूँ मैं दोबारा से, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके स्टेप हैं, लेकिन अगर मैंने आपको अभी इनके मतलब बताने शुरू करे, आपको मतलब नहीं समझ में आएंगे जब तक आपको ग्लोसरी नहीं पता। तो पहले हम ग्लोसरी सीखेंगे, फिर दोबारा से आके स्टेप पे आएंगे। ठीक है,
तो ऑडिटर क्या करेगा, फिर से प्लानिंग करेगा। जब वो प्लानिंग कर लेगा फिर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेगा, उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट करेगा और उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। फाइनली वो कंप्लीशन और आपका रिव्यू करेगा और जो भी उसका ओपिनियन होगा वो उसको अपनी रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर देगा। तो फिर मैम आप सिखा दो ये हम आपको स्टेप नंबर 5 के बाद सिखाएंगे कि ऐसे क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, एविडेंसेस क्या है। एंड दिस स्टेप इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये आपका ऑडिट है, ये जो स्टेप है, ठीक है। अब चलो ग्लोसरी पे। तो मैम ये ग्लोसरी क्या हमारी ऑडिट नहीं है, बिल्कुल ऑडिट है। अब आपकी एक्चुअल में यहाँ से डिस्कशन शुरू होती है। ग्लोसरी को मैं अलग क्लास में रिकॉर्ड करना शुरू करूँगी, ठीक है। इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ से डिस्कशन अब आपकी लंबी होगी, एक एक वर्ड के ऊपर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो यहाँ से डिस्कशन लंबी होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डेमो है। इसके बाद जो डेमो नंबर 2 होगा उसमें हम ऑडिट ग्लोसरी डिस्कस करना शुरू करेंगे। यहाँ से अब आप थोड़ा सा ऑडिट में पैर रखना शुरू करोगे। सिलेबस में हम अब भी नहीं जाएंगे जब तक आपको ऑडिट नहीं समझ में आनी थी कि ऑडिट है क्या, क्या इसके वर्ड्स हैं। सिलेबस की हम बात ही नहीं करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर क्लास। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखिए तो लाइक करना, नहीं तुमने शेयर किया है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना, नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो सी यू इन अनदर क्लास, बाय बाय।